घोटाला मामले में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने अपने पिछले एपिसोडों में देखा कि किस तरह बैंक के चेयरमैन और पूर्व कांग्रेसी विधायक डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने नियमों का उल्लंघन करके अनीता रावत नामक एक महिला को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। मजेदार बात यह है कि अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की हड़बड़ी में नांगलोई से 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे और वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने इतिहास का सबसे नायाब प्रमोशन घोटाला भी कर दिया। जी हाँ, चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने अनीता रावत को एमडी बनाने के लिए महज 25 दिनों के अंदर तीन दफा प्रमोशन दिया। सिर्फ 25 दिन में 3 प्रमोशन और दरियागंज शाखा में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रही अनीता रावत सीधे 50 से अधिक ब्रांचों के समूह वाली राजधानी की इकलौती स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बना दी गई। इतना नायाब प्रमोशन घोटाला, ऐसा कमाल तो सच में कोई कांग्रेसी नेता ही कर सकता था। बैंक के जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कमाल किया, उनमें चेयरमैन विजेंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह पवार, डायरेक्टर आरएस जून, डायरेक्टर विजय मोहन, डायरेक्टर पीएम शर्मा, डायरेक्टर बलजीत शर्मा, डायरेक्टर ब्रिज किशोर त्यागी, डायरेक्टर सुखबीर सिंह और डायरेक्टर मीरा महेश्वरी समेत कुल 9 पदाधिकारियों का नाम उस 22 अप्रैल 2016 के मिनट्स में दर्ज है, जिसमें अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाने के फैसले पर इन सभी ने अपनी सहमति दी थी। अनीता रावत को एमडी के तौर पर गैर कानूनी नियुक्ति देने के संदर्भ में दिल्ली न्यूज 24 ने 29 अगस्त 2020 को नाबार्ड दिल्ली से जानकारी मांगी थी। 15 सितंबर 2020 को नाबार्ड ने यह साफ कर दिया कि जिस कमेटी ने अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, उस कमेटी में उनके प्रतिनिधि असीत कुमार मोहंती उपस्थित ही नहीं हुए थे, जबकि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक किसी भी सहकारी बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति जिस कमेटी द्वारा की जाएगी, उसमें नाबार्ड का एक प्रतिनिधि होना जरूरी है। इस बात की पुष्टि आरसीएस कार्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैंकिंग गुलशन आहूजा ने हाल ही में जारी एक आरटीआई के जवाब में भी दी है। बनने की कहानी। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस फर्जी एमडी ने अब तक इस कोऑपरेटिव बैंक को सैलरी के तौर पर 2.5 करोड़ रुपयों से अधिक की चपत लगा दी। दिल्ली न्यूज 24 के पास अनीता रावत के सैलरी अकाउंट की पूरी डिटेल मौजूद है। इस डिटेल में अप्रैल 2016 में गलत तरीके से प्रावधानों का उल्लंघन कर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाने के बाद से पहले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक सैलरी और अन्य भत्तों के तौर पर अनीता रावत को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने कुल 29,22,400 रुपए का भुगतान किया। वहीं अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक बैंक ने फर्जी एमडी अनीता रावत को सैलरी और अन्य भत्तों के नाम पर 37,66,000 रुपए का भुगतान किया। फिर अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक सैलरी और अन्य भत्तों के नाम पर इस फर्जी एमडी को बैंक ने 44,42,000 रुपए का भुगतान किया और अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के लिए सैलरी और अन्य भत्तों के तौर पर इस फर्जी एमडी को बैंक ने 50,42,000 रुपए का भुगतान किया। इस तरह से पिछले वित्तीय वर्ष तक बैंक इस फर्जी एमडी को सैलरी और अन्य भत्तों के नाम पर
पर 1,61,72,400 रुपए भुगतान कर चुकी है और अप्रैल 2020-2021 की सैलरी को इसमें जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 2,12,00,000 से भी अधिक का हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लाखों खाता धारकों के गाढ़े पसीने की कमाई से 2 करोड़ से अधिक रकम इस फर्जी एमडी से वसूलेगा कौन? क्या इस सैलरी घोटाले पर दिल्ली सरकार, सहकारिता मंत्री, आरसीएस कार्यालय, दिल्ली नाबार्ड, आरबीआई और इस बैंक प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पर आम आदमी के नाम पर दिल्ली में काबिज केजरीवाल सरकार के सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, आरसीएस कार्यालय, नाबार्ड दिल्ली और आरबीआई के सीईपीसी डिपार्टमेंट की सहायक महाप्रबंधक नेहा गौरव सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैंक में हो रहे घोटाले और फर्जी नियुक्तियों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। दर्शकों, मामला सिर्फ इस बैंक की प्रबंध निदेशिका की फर्जी नियुक्ति या 2 करोड़ रुपए से अधिक सैलरी का गबन करने तक ही सीमित नहीं है। इसी बैंक की नरेला ब्रांच में चेयरमैन विजेंद्र सिंह के भांजे की पत्नी और मैनेजर राजेश बाला दहिया ने भी 20 लाख रुपए से अधिक के गबन को अंजाम दिया, पर प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि आपको हमारा पिछला एपिसोड याद होगा जिसमें हमने बताया था कि गोंडा ब्रांच में मैनेजर के तौर पर किसी पार्टी को 3,70,000 का एडवांस जारी करने पर ब्रांच मैनेजर आनंद प्रकाश को प्रबंधन ने नौकरी से निकाल दिया था, जबकि महज 15 दिनों के अंदर उस ब्रांच मैनेजर आनंद प्रकाश ने पूरी रकम 18% ब्याज के साथ जमा भी करवा दी थी। मगर नरेला ब्रांच में हुए 20 लाख के गबन के मामले में प्रबंधन ने सिर्फ इसलिए मैनेजर राजेश बाला दहिया को बचा लिया क्योंकि वो बैंक चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह की नजदीकी रिश्तेदार थी। पीड़ित ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर आरसीएस तक को शिकायत पर शिकायत भेजी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक चेयरमैन का नजदीकी रिश्तेदार बैंक में मैनेजर के तौर पर 20 लाख से अधिक के गबन को अंजाम दे और कहीं कोई जांच न हो तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जबकि खुद नरेला ब्रांच ने नरेला थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित रूप में आवेदन दिया था, पर 4 साल बीत गए, नरेला थाने इस मामले में एक अदद एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सका। हम बात कर रहे थे फर्जी एमडी अनीता रावत की कारगुजारियों की। अनीता रावत के सैलरी अकाउंट की डिटेल ये तो बताती ही है कि बैंक प्रबंधन ने पिछले 4-5 सालों में इस फर्जी एमडी को 2 करोड़ से अधिक की रकम सैलरी के तौर पर लुटा दी है। पर साथ ही इस बात के भी सबूत मिलते हैं कि ये फर्जी एमडी बैंक में फर्जी नियुक्ति का कारोबार भी चला रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बैंक में फर्जी नियुक्तियों का कारोबार। अनीता रावत ने 2016 में एमडी बनने के बाद से अपने नजदीकी रिश्तेदारों को रिश्वत लेकर बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसमें 5 रिश्तेदार तो मुख्य शाखा दरियागंज में ही कार्यरत हैं। आपको उनके नाम भी बता देते हैं। पहला नाम अनीता रावत की बहू और चीफ मैनेजर रोहिणी रावत का है, जिसका एम्प्लॉय आईडी है D814। दूसरा नाम अनीता रावत की ननद और असिस्टेंट मैनेजर आशा रावत का है, जिसका एम्प्लॉय आईडी है D437। तीसरा नाम अनीता रावत की ननद और असिस्टेंट मैनेजर नीतू रावत का है, जिसका एम्प्लॉय आईडी है D658। चौथा नाम अनीता रावत के भतीजे और असिस्टेंट मैनेजर हिमांशु रावत का है, जिसका एम्प्लॉय आईडी है D816। पांचवा नाम अनीता रावत के रिश्तेदार और बैंकिंग असिस्टेंट मयंक रावत का है, जिसका एम्प्लॉय आईडी है D827। मतलब सिर्फ दरियागंज ब्रांच में ही एमडी के 5 रिश्तेदार रावत 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 रावत। क्या है ये? लगता है जैसे दरियागंज शाखा को अनीता रावत
अहमद ने रावत कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच बना दिया। इसके साथ साथ इस फर्जी एमडी के रिश्तेदारों में नीलम रावत D425, भतीजा अक्षित रावत D818, भतीजा प्रीतिश रावत D830 और एक अन्य नजदीकी रिश्तेदार D820 समेत रिश्तेदारों की फर्जी नियुक्ति का खुलासा तो दिल्ली न्यूज 24 कर रहा है। जांच हुई तो कई और रिश्तेदारों का नाम भी सामने आ जाएगा, पर जांच करे कौन? मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, सहकारिता मंत्री, उप राज्यपाल कार्यालय और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय, सबके सब बस शिकायतों को एक दूसरे को फॉरवर्ड करने का खेल खेल रहे हैं। जबकि नाबार्ड ने कॉमनवेल्थ घोटालों के दौरान इस बैंक द्वारा खेल गांव में खरीदे गए 4 फ्लैटों की खरीद को बैंकिंग प्रावधानों का उल्लंघन बता दिया और अनीता रावत को बैंक ने इसी खेल गांव के उक्त 4 फ्लैटों में से 2-2 फ्लैट रहने के लिए आवंटित कर रखे हैं, जबकि अनीता रावत का दिल्ली में खुद का मकान है। और तो और बैंकिंग अवैध तरीके से खरीदे गए फ्लैटों के रखरखाव के नाम पर साल 2019 और साल 2020 में 5-5 लाख रुपए की रकम जारी कर देती है, और वो भी अनीता रावत के पर्सनल सेविंग अकाउंट में। कमाल की बात है ना, खेल गांव के वेल फर्निश्ड फ्लैटों की फर्निशिंग के नाम पे टेंडर जारी करने के बजाय सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए दे दिए, और भगवान जाने कैसा क्वालिटी का फर्नीचर था जो अगले साल बैंक ने फिर बिना कोई सवाल किए अनीता रावत को 5 लाख रुपए दे दिए, वो भी सेविंग अकाउंट में। दोस्तों, आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि नौजवानों को नौकरी के नाम पर रोजाना मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे इस भर्ती घोटाले पर क्या जवाब देंगे, या सिर्फ दिल्ली न्यूज 24 को गोदी